हेलो एंड वेलकम। हमने फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है वो खत्म कर लिया। इस पार्ट में मेरी कोशिश ये रहेगी जल्दी जल्दी क्लाइमेटोलॉजी खत्म करवा दें एंड देन ओशिनोग्राफी में भी आगे बढ़ जाएं। ठीक है नाउ, जैसे कि आपको पता है ये जो नोट्स हैं वो आपको मिशन 100 के अंदर मिले थे। उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन था इन नोट्स का, जो पूर्वावलोकन का सब कुछ इसमें लिख रखा है, तो वो एक्सप्लेनेशन मैं करवा रहा हूँ। ये कोई ऐसा क्लासेस नहीं है या कोई रिवीजन वीडियो नहीं है। रिवाइज आपको खुद करना था, टारगेट्स दिए गए थे, नोट्स आपको एडिशनल प्रोवाइड किए थे मैंने। उसके साथ जहाँ पर रिक्वायर्ड था, जैसे कि वर्ल्ड मैपिंग में रिक्वायर्ड था तो वर्ल्ड मैपिंग मैंने ऑलरेडी करवा दी है। जहाँ रिक्वायर्ड है जैसे कि मिनरल्स का डेटा, जहाँ रिक्वायर्ड है जैसे कि एग्रीकल्चर का डेटा, वहाँ मैंने ऑलरेडी कवर करा रखे हैं चीज़ें। ठीक है नाउ, इसके बाद आप शुरू करते हैं अपने मेन जो अपना टास्क है आज का, वहाँ से। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको देख लो पहले। सबसे पहले एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट, इन चारों में क्या डिफरेंस है, वो क्या होता है। एस्टेरॉइड वो होता है जो सन के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। और एस्टेरॉइड का जो टुकड़ा है, एस्टेरॉइड का एक टुकड़ा है, उसको कहेंगे मेटेओराइड, ठीक है, फ्रेगमेंट है। और वही मेटेओराइड जब अर्थ में एंटर करेगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बर्न अप करने लगेगा, जलने लगता है, ठीक, फ्रिक्शन की वजह से, उसे मीटियोर कहेंगे। और वही मीटियोर जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है, अर्थ के सरफेस पे, उसे कहेंगे मीटेओराइट। टी है याद रखना, यहाँ पर डी है याद रखना, ठीक है। तो फ्रेगमेंट है तो डी आएगा, ये टी है तो डी आएगा, और यहाँ पर मीटेओराइट है क्योंकि जी है, ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पर ग्राउंड में डी आ गया तो मीटेओराइट आएगा, यहाँ मीटेओराइड है तो फ्रेगमेंट आएगा। तो कैसे याद रखना है, ऐसे याद रख लो, ग्राउंड, फिर ग्राउंड में क्या आएगा, डी आ गया, डी के साथ डी नहीं आएगा, डी के साथ टी आएगा, यानी मीटियो राइट, ठीक है, टी आ गया। फिर फ्रेगमेंट है, फिर टी आ गया, टी के साथ क्या आएगा, डी आएगा, मीटियो राइड, डी आ गया। ओके, सो ऐसे याद रखोगे, डी के साथ टी आएगा तो याद हो जाएगी चीज़ें ना, इतनी बड़ी कोई महाभारत है नहीं ना। एक आता है कॉमेट, क्या होता है, सुना होगा कॉमेट, कॉमेट होता है। तो कॉमेट क्या होता है, इट्स आईसी बॉडी दैट रिलीजेस गैस एज इट्स ऑर्बिट्स द सन, ठीक है। मतलब जमा हुआ एक सरफेस है, ठीक है, जैसे ये सन है हमारा, सन के चारों तरफ वो घूम रहा है, पर जैसे जैसे वो घूम रहा है वो हल्की हल्की गैस भी रिलीज करता रहता है। सो उसे कहते हैं कॉमेट, ठीक है। सिंपल वन वर्ड वन लाइन में आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में, तो वो याद रखना चाहिए बस। इंसुलेशन एंड थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड ग्रेविटी। अब आप जानते हो कि जो ग्रेविटी होती है उसका ह्यूमन बॉडीज़ के साथ साथ जो सरफेस में जो एटमॉस्फेयर लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक गैसेस पे भी प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब ग्रेविटी कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। सो आप जानते हो मैंने अर्थ की शेप जियोइड बताई थी, यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर कम थी, ठीक है। ये है वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। सो ईस्ट वेस्ट जो है वो ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, ये जो रीजन है, उस हिसाब से ग्रेविटी उस हिसाब से लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेविटी क्या थी, यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी, कम। जब डिस्टेंस कम है तो क्या लगेगी, ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी। ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी तो अर्थ का सरफेस क्या होगा, यहाँ पर अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, यहाँ पर पास में होगा। वहीं कंपेरेटिवली ये वाली डिस्टेंस दूर है, ठीक है। जब ये वाली इक्वेटर वाली डिस्टेंस दूर है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी ग्रेविटी कम की वजह से दूर बनेगा जाके। इस तरीके से एक ही डिफरेंस है। दूसरा ही डिफरेंस है कि भाई जब ये हमारा मान लो ग्लोब है, ठीक है, इक्वेटर पे क्या है, 0 डिग्री पर टेम्परेचर ज़्यादा है। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए कन्वेक्शनली जो हीट होगी वो एटमॉस्फेयर की गैसेस को क्या करेगी, राइज अप करेगी, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से। अब ये चीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो पानी उबाला है, सबने उबाला होगा घर में। जब पानी उबालते हैं तो गैस क्या करती है, टेम्परेचर के साथ ऊपर राइज करती है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस क्या होगी, लाइटन अप होके, हल्की होके ऊपर भागेगी, सिंपल बात, ठीक है। इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा है, टेम्परेचर बढ़ा है, सॉरी कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ जो एटमॉस्फेयर की गैसेस होंगी वो बाहर की तरफ भागेंगी, यानी एटमॉस्फेयर की और ऊंचाई पे भागेंगी, ठीक है। सो यही कारण है जो लिखा हुआ है। सो बेसिकली 0 डिग्री पर क्या होता है, इंसुलेशन हाई होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर जो होता है वो थोड़ा ऊंचाई तक बनता है। वहीं लो इंसुलेशन कहाँ होता है, 90 डिग्रीज पर, ठीक है। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है हमारा वो लगभग लगभग 8 किलोमीटर का होता है यहाँ पर, एंड 18 किलोमीटर का होता है इक्वेटर पर, ठीक है। 18 किलोमीटर, लेस ग्रेविटी है, जो वाइड शेप, मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया, देख लेना आप ना। टेम्परेचर सरफेस पे क्या हुआ, टेम्परेचर बड़ा है। सो क्यों, क्योंकि गैस ज़्यादा है तो ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये सब चीज़ क्या है, ये भी सब चीज़ें वही हैं। तो देखो टेम्परेचर जो सरफेस के पास होगा, ठीक है, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर, मान लो ये, एक सेकंड, जो सपोज करो ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है एंड ये एटमॉस्फेयर है पूरा ऊपर तक, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। सो वही कह रहा है कि टेम्परेचर सरफेस पे तो ज़्यादा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि गैसेस ज़्यादा है, गैसेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अब गैसेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब ग्रेविटी की वजह से गैसेस तो ज़्यादा है, तो उससे होगा क्या, होगा कि ये कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं, नाउ एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, ये हमारा अर्थ, ये हमारा सन, ठीक है। सन भेजता है शॉर्ट वेव रेडिएशंस,
ठीक है। अर्थ एमिट करता है उसके बदले में लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। तो यानी कि आप समझो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इस शॉर्ट वेव वाले से नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है लॉन्ग वेव रेडिएशन से। इस क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ में जो गैसेज होती हैं ये यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, क्लाउड्स होते हैं यहाँ ट्रैप हो जाती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के PYQs में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। मेरा गलत हुआ था इसलिए बता रहा हूँ, एक बार उसे ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है। नाउ सो 90 डिग्री पे क्या है, ग्रेविटी ज़्यादा है। एक सेकेंड, कहाँ गए थे? हाँ, सो रेडिएशन ट्रैप हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, वापस टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है समझ में आ गया। फिर एल्टीट्यूड और टेम्परेचर में क्या वो होता है, ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। इसको हम एल्टीट्यूड मिमिक्स एल्टीट्यूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइट जैसे जैसे हम लेटीट्यूड्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यानी 0 डिग्री से हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही जब मैं 0 मीटर से 10,000 मीटर की तरफ जाऊँगा एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, ऊपर जाते ही टेम्परेचर कम होगा। सो लेटीट्यूड में ऊपर जाओगे या फिर एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नाउ सो इस सब की बात कर रहा था मैं, ठीक है, कि ये रहा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। किससे होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से कम होगा, ठीक है। इसको कहते हैं नॉमिनल लैप्स रेट, ट्रोपोस्फेयर में दिखेगा आपको। फिर जो टेम्परेचर पहुँच जाएगा वो ट्रोपोपॉज में, क्योंकि देखो जहाँ पर ये गाड़ी रुक गई, ये जो ट्रोपोस्फेयर है रुक गया, इसको बोलते हैं ट्रोपो, रुक गया मतलब पॉज हो गया, ट्रोपोपॉज। ऐसे ही स्ट्रेटोपॉज, ऐसे ही मीज़ो, यही बन गया पॉज। सो ये जो अपर लिमिट है वो है उसकी, उसको पॉज कह सकते हो, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। नाउ अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि जितने भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, बादल बनना, बिजली कड़कना, ये सब कहाँ होता है, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। साइक्लोन्स आएंगे, ये सब जो आएंगे वो सब ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड है फिनोमेना। वहीं बात करें एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा, ओजोन लेयर कहाँ पर है, हॉट एयर बैलून कहाँ उड़ेगा, वो सब उड़ेंगे बादलों के ऊपर, कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की एक खास बात है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। रीज़न क्या है, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि सनलाइट को अच्छी खासी ट्रैप करती है, ठीक है। आपने देखा होगा ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट वेव्स को, अल्ट्रावायलेट की सन रेज को अंदर नहीं घुसने देती अर्थ के। ऐसे ही और भी सारी गैसेज होती हैं। सो ऊपर, उससे ऊपर क्या है, मेसोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर वापस एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो गई है, ठीक है। और ये जो कहते हैं मेसोस्फेयर जो है कोल्डेस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है। यहाँ पर मेटेओर बर्न जो होता है वो सब यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। फिर अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, सॉरी, कोई भी ग्रीन हाउस गैस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सही से क्लियर लिखते रहूँ, नो ग्रीन हाउस गैस, ओके। नो, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आइनोस्फेयर आ गया और एक्सोस्फेयर आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं हम थर्मोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाते ही, मेसोस्फेयर से ऊपर जाते ही आपका टेम्परेचर बढ़ता ही है, एल्टीट्यूड बढ़ेगा बट टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसको कहते हैं थर्मोस्फेयर इसलिए, ठीक है। आइनोस्फेयर में क्या होता है, आयंस पाए जाते हैं, ठीक है, आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल और ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग लेयर्स होती हैं, एफ लेयर, डी लेयर, ई लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आप देखते हो, ठीक है, वो इन्हीं लेयर से टकरा के वापस आती है, ठीक है। FM सुनते हो, वो यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, रेडियो वेव से रिलेटेड है। तो कोई पूछे रेडियो वेव से रिलेटेड कौन सी लेयर है, तो आइनोस्फेयर। आयनाइजेशन से रिलेटेड कौन सी है, आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर से रिलेटेड कौन सी है, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कर्मन लाइन से रिलेटेड कौन सी है, आइनोस्फेयर। अब कर्मन लाइन क्या है, ठीक है, कर्मन लाइन हम उस लाइन को कहते हैं जिसके बियॉन्ड स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो 100 किलोमीटर की जो लाइन है वो आइनोस्फेयर में आती है और इसके बियॉन्ड जाते ही स्पेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 80 किलोमीटर का जो मार्जिन है वो है मेसोस्फेयर के पास, एंड 80 से 660 किलोमीटर, 640 किलोमीटर का जो है वो है आइनोस्फेयर के पास, एंड 640 से लगभग आगे 1000 किलोमीटर के पास आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बेसिकली एक ट्रांजिशन लेयर है कह सकते हो, जहाँ पर आउटर स्पेस जो है, ठीक है, मतलब पूरा पृथ्वी के बाहर वो, और इनर स्पेस जो है उनके बीच में एक ट्रांजिशन लेयर कह सकते हो। नो, यहाँ पर एक्सोस्फेयर में कुछ कुछ लाइट गैसेस मिल जाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो एल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर का क्या सीन था तो आप देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है थर्मोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज में जाके नॉर्मल हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, स्ट्रेटोपॉज में थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर मेसोपॉज में टेम्परेचर वापस कम होगा, मेसोस्फेयर में, और मेसोपॉज में नॉर्मल हुआ, एंड एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी थर्मोस्फेयर में बढ़ता है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ऊपर का सब क्लियर हो गया। और ये इसको देख लेना एक बार अपने आप कि एट अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन किस पर डिपेंड करता है। जो भी इंसोलेशन होता है, जो इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन,
इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब बाहर से पृथ्वी के अंदर आने वाला सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थ का रोटेशन शामिल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शामिल है सन का, फिर लेंथ ऑफ द डे शामिल है, एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंसी शामिल है और लैंड कॉन्फिगरेशन शामिल है। तो इसको एक बार देखना ज़रूर। ठीक है, और हाँ एक बात और, इन ये जो पूरा क्रोनोलॉजी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फिर पूरा आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, खासकर ये जो नंबर्स हैं। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर कम कहाँ ज़्यादा कहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कर्मन लाइन कहाँ पर है, ये सब, ये जो भी लिखा हुआ है सब आपको रटा होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, नाउ अब देखते हैं थोड़ा बहुत एल्बिडो के बारे में जान लेते हैं कि एल्बिडो होता क्या है। बट उससे पहले मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है इसको समझो। ये कॉन्सेप्ट है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। ठीक है, बेसिकली जब, जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का, ओके, इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये समुद्र के पास है। ठीक है, बट कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो जो नॉर्थ इंडिया है या जो बीच का इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन अच्छा खासा होगा। मतलब मान लो सबसे कम टेम्परेचर कितना हो गया 10 के आसपास, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना होगा 30-40 के आसपास। बट यहाँ पर जो समुद्र के आसपास का रीजन है ना, तमिलनाडु, आंध्र, ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो लगभग स्टेबल रहता है। ठीक है, स्टेबल से मेरा मतलब क्या है कि क्योंकि समुद्र के पास है इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो लगभग हमेशा ज़्यादा वेरी नहीं करता। ठीक है, एंड क्योंकि वेरी नहीं करता इसलिए हम कहते हैं उसे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से वेरी नहीं करता, मॉडरेटिंग इफेक्ट है टेम्परेचर का। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है एल्बिडो से रिलेटेड। एल्बिडो होता क्या है? बेसिकली एल्बिडो कुछ नहीं है। बेसिकली आपने मिरर देखा है, आपने अपना चेहरा देखा, मिरर ने उस चेहरे को रिफ्लेक्ट कर दिया, आपको दिखा दिया, वही एल्बिडो है। सिमिलरली सूरज से पृथ्वी पर रोशनी आई, लाइट आई, ठीक है, अलग अलग रेज आई, उस सनलाइट को पृथ्वी अपने अपने तरीके से अपने अपने सरफेस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेगी। अब मान लो रेत है तो रेत अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगी, स्नो है तो और तेज रिफ्लेक्ट करेगी, अब मान लो जंगल है तो थोड़ा हल्का हल्का फैल जाएगा इधर उधर। ठीक है, बट कुछ तो रिफ्लेक्ट होगा, उस रिफ्लेक्शन को ही एल्बिडो कहते हैं, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना ही है। अब एल्बिडो के हिसाब से अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है तो टुंड्रा रीजन का होता है। टुंड्रा भाई आइस वाला रीजन मैंने बताया। टुंड्रा के बाद टाइगर रीजन होता है, देन ट्रॉपिकल डेसिडीज एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन का सबसे कम एल्बिडो होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है आइस का, और सबसे कम किसका होता है एवरग्रीन का। अब ये बेसिकली सिंपल सी बात है, ये रटने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे समझोगे होता क्या है, तो होता क्या है रिफ्लेक्शन। अब मैं कहूँगा आप लाइट मारो, आप आइस पे लाइट मारो और आप फॉरेस्ट पे लाइट मारो। ठीक है, सबसे ज़्यादा आइस को रिफ्लेक्ट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करेगा? तो आइस करेगा ऑब्वियसली, है ना। तो आइस लाइट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है तो उसका एल्बिडो ज़्यादा है, सिंपल वही पूछ रहा है। और मरकरी और अर्थ की बात करें तो अर्थ का एल्बिडो ज़्यादा है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख लो। नाउ एक और जो शायद यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेश एसफाल्ट का लोएस्ट होता है, ग्रीन ग्रास का, फिर सैंड, डेजर्ट सैंड है, फिर न्यू कंक्रीट अगर बिछा हुआ है तो उसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? फ्रेश स्नो का। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। नाउ अब इंसुलेशन का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिकली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है स्पेस के हिसाब से, मतलब आपने लैटिट्यूड्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया जो भी इंसुलेशन रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी कहाँ पर आएगी? तो आप कहोगे 0 डिग्री पर आएगी। सबसे कम कहाँ आएगी? 90 डिग्री पर आएगी। तो भाई ये ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, है ना, सही भी है, बट नहीं, ये गलत है। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सही। यहाँ पर एक कैच ये है कि यहाँ पर तो चलो ठीक है कम है, और होना यहाँ पर ज़्यादा चाहिए था, बट यहाँ पर क्या होता है कंपेरेटिवली, तो यार एक तो 0, 90, 90 होना यहाँ पर ये तो कम है, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, बट इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर होता है कम। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। कारण क्या है? कारण ये है कि 0 डिग्री वाली जो बेल्ट है, जिसे हम डोलड्रम कहते हैं, जिसको आगे आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत मतलब बादल और ये सब बहुत बनते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपने सुना होगा। ठीक है, एनविल शेप के जो क्लाउड्स होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वो बहुत बनते हैं यहाँ पर। रीज़न क्या है? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई की वजह से इवेपोरेशन बहुत बढ़िया होगा, है ना। इवेपोरेशन बढ़िया होगा इसलिए वाटर साइकिल की वजह से जो बादल बनेंगे तो बारिश भी तुरंत होगी। इस बारिश की वजह से वो जो सूरज का जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो कवर हो जाता है। ठीक है, एंड यही वो कारण है जो ITCZ के शिफ्टिंग का कारण बनता है बाद में। यही वो कारण है जो आपको एल नीनो, ला नीना, इन सब की बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, बट यही कारण है, आप याद रखना। ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज के सन की वजह से। सो आई थिंक ये समझ में आ गया।
क्योंकि सूरज ढक लेता है, इसलिए सूरज की रोशनी इतनी नहीं पड़ पाती वहाँ पर। नाउ ओके, गैसेस की बात करें, सबसे ज़्यादा गैस किसकी? नाइट्रोजन। सबसे कम गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली। परमानेंट गैसेस कौन सी है? नाइट्रोजन, ओजोन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। एंड वेरिएबल गैस कौन सी है? वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ओजोन है, ये O3 है, ये O2 है। तो इनर्ट गैस कौन सी है? जो कि अपने आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती खुद से, सो वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ठीक है। वहीं नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट गैस है। और रेनॉन जो गैस है वो कहाँ से निकलती है? रेडॉन जो गैस निकलती है वो निकलती है अर्थ के सरफेस के अंदर से, यानी एटमॉस्फेयर में इतनी जल्दी पाई नहीं जाती। फिर स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर की बात करते हैं। सो मेसोस्फेयर, इन दोनों को बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को मिला के बोलते हैं मिडिल एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। एंड मेसोस्फेयर में अगर हम बात करें खासकर पोल्स पर क्या बनता है? पोलर मेसोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं, जिसको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आइनोस्फेयर क्या है? आइनोस्फेयर कैन एक्सपेंड एंड श्रिंक एज पर एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, ठीक है। आइनोस्फेयर क्या करता है? अपने हिसाब से, ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी मिलती है उस हिसाब से एक्सपेंड हो गया और ये श्रिंक कर गया, ठीक है। सो आइनोस्फीयर में ये पॉसिबिलिटी है। और यहीं पर ऑरोराज जो होते हैं वो अकर करते हैं, जैसे कि ऑरोरा बोरियलिस सुना होगा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सुना होगा। नॉर्थ में ऑरोरा ओरी, देखो अगर आप 0 डिग्री देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? साउथ में है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ में है। सो ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया कहाँ होगा? साउथ में होगा, सिंपल। वहीं ऑरोरा बोरियलिस कहाँ होगा? उल्टा, तो नॉर्थ में होगा, ठीक है। थोड़ा याद रखना। अब मैं सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, अगर ये इमेजिन नहीं कर सकते ये चीज़ क्या है, तो एक काम करना, गूगल कर लेना, बहुत सिंपल बात है। जस्ट गूगल कर लो, एक वीडियो देख लो, इमेजिन कर लो, सिंपल। मैं ये नहीं कह रहा कोई लेक्चर की वीडियो देखो, नहीं। ये जो इफेक्ट होता है ना आसमान में जो देखने को मिलता है, बहुत ही लाइटनिंग, शाइनिंग पार्टिकल्स और ये सब देखने को मिलते हैं, शाइनिंग लाइट देखने को मिलती है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर की, उसको बस एक बार देख लेना। अभी हाल ही में लद्दाख में भी ये देखने को मिला था, ठीक है, हानले वैली में। नाउ विंड्स की बात करते हैं। विंड्स में सिस्टम क्या है? लो प्रेशर, देखो विंड्स का जो मूवमेंट होता है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है हाई टू लो होता है, ठीक है। अगर मैं इंक्लिनेशन की बात करता हूँ, ठीक है, ये हाई इंक्लिनेशन है, ये लो इंक्लिनेशन, तभी पानी जो है होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे ही हाई प्रेशर जहाँ होगा वहीं लो प्रेशर में जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर या कोई भी चीज़ चाहती है बैलेंस बनाना, ठीक है। एंड बैलेंस बनाने का कारण यही है कि हाई टू लो, ठीक है। बट ये होता है विंड्स के फॉर्म में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, सही है। अब सोचो लो प्रेशर बनेगा कैसे? लो प्रेशर बनेगा जब वहाँ पर हवा जो होगी वो गायब होगी, इसकी जो हवा थी वो गायब हो गई। गायब होकर कहाँ जाएगी? क्योंकि वो आगे जा नहीं सकती हाई प्रेशर में, क्योंकि हाई प्रेशर से तो आ रही है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। इसको कहते हैं करंट्स, इसको विंड्स नहीं कहते, इसे कहते हैं करंट्स, डिफरेंस है, ठीक है। और वहीं ऊपर क्या बनेगा फिर? हाई प्रेशर, ट्रोपोस्फियर के सबसे ऊपर, ट्रोपोपॉज के पास, ठीक है। एंड ट्रोपोपॉज के पास जब हाई प्रेशर बनेगा तो वो जाएगा लो प्रेशर की तरफ, समझे? क्योंकि इस हाई प्रेशर को कंप्लीट करने के लिए भी विंड्स कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है, उसे कहते हैं करंट। एंड जो ट्रोपोपॉज पे जो मूवमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे स्ट्रीम, ठीक है। रॉसबी वेव्स ये सब जो होती है वो स्ट्रीम्स होती है, ठीक है। जेट स्ट्रीम आपने सुना होगा, तो वो सब, ठीक है। बाकी 0 डिग्री ये रहा, इसे यहाँ पर जो जो देखो विंड मूवमेंट है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सो ये विंड मूवमेंट है पूरा, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये पूरा विंड मूवमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है? ये जो विंड मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ये जो विंड आ रही है इस टाइप से, ईस्टर्ली ट्रेड विंड है। ये जो विंड है ये वेस्ट से जा रही है, इसको कहेंगे वेस्टर्ली विंड। जहाँ से जा रही है उसको बोलेंगे वेस्टर्ली, सॉरी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस हिसाब से उसका नाम पड़ता है विंड का। ये वेस्ट से ईस्ट जा रही है तो वेस्टर्ली, और ये ईस्ट से वेस्ट आ रही है तो ईस्टर्ली, ठीक है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, ठीक है। और वहीं पोलर रीजन से आ रही है तो पोलर, ठीक है, पोलर ईस्टर्ली, पोलर वेस्टर्ली, ठीक है। इसी के हिसाब से एक फेरल मॉडल ऑफ एयर सर्कुलेशन है, ट्राई सेलुलर मॉडल होता है। उसमें क्या है कि लो प्रेशर बनता है 0 डिग्री पर, हवा उठी, उस हवा को फिल करने के लिए आसपास के हाई प्रेशर से विंड मूव करती है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रीम करंट उठा है, ठीक है, इस करंट को ये आगे जाएगा 30 डिग्री पे जाके बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाएगी, ठीक है, बारिश के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर जो इस सेल को बोलते हैं हेडले सेल, उसके बाद आता है फेरल सेल 30 से 60 का, और उसके बाद आता है पोलर सेल, ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स आपको मेरे ख्याल से आपने जो टारगेट दिए तो उस हिसाब से पढ़ लिया होगा। सो कोरियोलिस फोर्स क्या है? मैक्सिमम कहाँ पर है? पोल्स पर, मिनिमम कहाँ है? इक्वेटर पर, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है? कोरियोलिस फोर्स के साथ साथ हम देखोगे कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं अलग अलग, ठीक है। डेजर्ट्स की कंडीशन है। डेजर्ट्स की कंडीशन क्या होगी? डेजर्ट जो तो आपको देखोगे कोई भी डेजर्ट होगा वो मैक्सिमम कहाँ होंगे? हाई प्रेशर एरियाज़ में होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से विंड क्या हो रही है? बाहर जा रही है। अगर वहाँ पर विंड आती तो यानी रेनफॉल हो सकती थी, ठीक है, बट वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से विंड जा रही है, ठीक है। फिर ऑफशोर ट्रेड विंड होगी, ऑनशोर होगी तो बारिश हो सकती है। ऑफशोर ऑनशोर क्या है? ये इंडिया, ये हो गई ऑफशोर विंड, ये हो गई ऑनशोर विंड, सिंपल।
फिर कोल्ड करंट वाटर की बात करते हैं। अगर हॉट वाटर करंट होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी होगी यानी बारिश की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। नो वेस्टर्ली एट मिड लैटिट्यूड एंड प्रेजेंस ऑफ माउंटेन हो सकता है। माउंटेन जैसे हमने पैटागोनिया डेजर्ट की बात की थी, याद है, पीडमोंट प्लेट्यू जो होते हैं वो सब। फिर 30 डिग्री हाई प्रेशर में क्या होगा, विंड्स नहीं होंगी, ऑल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। वहाँ पर क्लियर स्काई होगा, स्टेबिलिटी होगी एंड विंड एब्सेंट होगी, ठीक है ना। ये जो 40 50 एंड 60 डिग्रीज हैं, जब आप जाओगे 90 डिग्री के पास तो आपको ये 3 लाइंस मिलेंगी, 40 50 60। 40 को बोलते हैं हम रोडिंग 40s, 50 को बोलते हैं फ्यूरियस 50 एंड श्रीकिंग एंड स्क्रीमिंग 60 बोलते हैं 60 को, क्योंकि यहाँ पर विंड का जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज होता है, ठीक। और ये कहाँ मिलती है, सिर्फ साउथ हेमिस्फीयर में मिलती है। क्यों साउथ हेमिस्फीयर में मिलती है, साउथ हेमिस्फीयर में कोई भी बीच में लैंड नहीं आती, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ठीक है, साउथ अमेरिका, अरे गया, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा अंटार्कटिका, ऐसे फैला हुआ, और बीच में कोई भी लैंड नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर है, अफ्रीका भी ऊपर रह जाता है, ठीक है। सो बीच में कोई भी लैंड नहीं है, इसका मतलब ये विंड का जो मूवमेंट होता है वो बहुत तेज़ से होता है, कोई भी रोकाव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ साउथ हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट इसका डायरेक्शन है इस टाइप से, ठीक है। ओवरकास्ट स्काई बनेंगे, रेन होगा, रॉ वेदर होगा, ये सब इसके एसोसिएशन से याद रखना, रोरिंग 40s के, ठीक है। फिर आपने हेडले सेल सुनाई था, ये यूनिसोलर मॉडल है, सबसे पहले हेडले मॉडल आया था, ठीक है। बाद में इसके रिप्लेस करके फेरल मॉडल आया था। अब हेडले मॉडल क्या बोल रहा है, हेडले मॉडल कहते हैं 0 डिग्री से विंड उठती है, सीधे 90 डिग्री पे जाती है, 90 डिग्री से वापस आती है, जो कि सही नहीं है। एक यूनिसोलर मॉडल था, यानी एक ही सेल है इसमें, ठीक है ना। एक डोलड्रम नाम का सुनो 0 से 5 डिग्री का जो होता है, जैसे 0 डिग्री, ये 5, इसके बीच का जो हिस्सा है इसको कहते हैं डोलड्रम, ठीक है। इट्स अ बेल्ट ऑफ काम जोन, जहाँ पर विंड का मूवमेंट, विंड इज ऑब्वियसली, मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं विंड नहीं होती यहाँ पर, विंड कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। जब विंड का मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी एयर या विंड एब्सेंट है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं बेल्ट ऑफ काम जोन। तो डोलड्रम पूछता है कि डोलड्रम को डोलड्रम क्यों बोलते हैं, इट्स जोन ऑफ बेल्ट ऑफ काम जोन, ठीक है। अब देखो, काम है बट रेनफॉल होगा, इसका रीज़न क्या है, देखो, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बन रहा है 0 से 5 डिग्री पर, सो हाई प्रेशर से हल्की हल्की विंड आ रही है, एंड आप देखोगे यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से विंड ऊपर जा रही है। जब विंड ऊपर जा रही है तो ये ट्रोपोपॉज से टकराएगी, फिर क्या होगा, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, तो टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही ना। सो बारिश हो रही है बट यहाँ से कोई विंड का मूवमेंट कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये काम जोन तो है बट रेनफॉल यहाँ पर होता है बिकॉज इंस्टेबिलिटी, ठीक है, और काम है, इंस्टेबल है, ठीक है, दोनों चीज़ें। 30 डिग्री और 0 डिग्री में क्या डिफरेंस है, एक बार ज़रूर देख लेना, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि आइसो बार जो होते हैं वो प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो देखो, अगर ये हाई प्रेशर लाइन है, ये लो प्रेशर लाइन है, ये एक आइसो बार है, ये एक आइसो बार है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से किताब क्या होगा, यानी कि विंड कैसे चलेगी, विंड जो चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, आप जानते हो, ठीक है, ऐसे चलेगी विंड। जब ऐसे विंड चल रही है यानी कि विंड का जो मूवमेंट होगा वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किसके, आइसोबार्स के, ठीक है। बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड क्या होती, विंड का मूवमेंट क्या होता है, हल्का सा टिल्ट हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसलिए जो विंड ऐसे जानी थी आइसोबार्स में वो ऐसे चली जाती है, बट 0 डिग्री पर कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है, इसलिए आइसोबार के परपेंडिकुलर होती है विंड, ठीक है। क्या होती है, आइसोबार के परपेंडिकुलर होती है, बट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के पैरेलल होती है, ठीक है। देखो, ये रहा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये ऐसे प्रेशर लगना चाहिए था, ठीक है। और 0 डिग्री पर क्या है, विंड भी ऐसे ही चलेगी, तो इसके पैरेलल है, और आइसोबार्स के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसके साथ आते हैं कुछ लोकल विंड्स, ठीक है। लोकल विंड्स में लैंड सी ब्रीज हो गया, ये आपने पढ़ा होगा, और माउंटेन वैली ब्रीज हो गया, ठीक है। इसमें 2-3 नाम जैसे ये हैं, जैसे कोई भी विंड है तो उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उसे बोलेंगे एनाबैटिक, और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो उसे बोलेंगे कैटाबैटिक, ये नाम याद रखना, ठीक है। और इन कंडीशंस में क्या होता है, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, बेसिक इस खासकर इस वाले रीजन में, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैली में कोल्ड विंड जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और वार्म विंड ऊपर है, इसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि ऊपर भी देखा था, ठीक है। तो माउंटेन ब्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन एंड एयर ड्रेनेज, याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक मैप दे रखा है, ठीक है, और ये मैप थोड़ा ब्लर सा हो गया है, ठीक है, ब्लर क्या हो गया, ख़राबी हो गया है, सही से आया नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से फिर से एक बार पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, कौन कौन सी विंड है, सो ब्लू कलर से जो विंड है, ठीक है, जैसे ये बुरान विंड हो गई, मिस्ट्रल हो गई, ठीक है। ये सारी जो विंड्स के नाम लिखे हुए हैं, बुरान, मिस्ट्रल, ये बेसिकली कोल्ड लोकल विंड्स हैं। वहीं कारा बुरान, लू, आपने देसी भाषा में सुना होगा, लू चल रही है, लू लग जाएगी। फिर योमा, शामल, सिमून, ये सब जो विंड हो गई रेड कलर से लिखी, हॉट विंड्स हैं, वार्म विंड्स हैं। सो इनको याद रखना, इनका रीजन याद रखना। अब कारा बुरान को इंडिया में मत लगा देना, कारा बुरान इज इन चाइना। योमा को ताइवान में मत लगा देना,
ठीक है, या फिर कोरिया या फिर रशिया मत लगा देना। योमा इज़ वेयर, इट इज़ इन जापान। और सबसे अच्छी बात बताऊँ एक, अगर आप ध्यान से देखोगे ज़्यादातर विंड्स जो हैं, जो वार्म वाली विंड है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ही कहीं ना कहीं है। ठीक है, एक दो थोड़ा एक्सेप्शन है ऊपर, बट बाकी सब नीचे ही हैं। और जो ज़्यादातर ठंडी विंड है, बुरान, मिस्ट्रल, ठीक है, बोरा, ये सब जितनी विंड्स हैं ये सब थोड़ी थोड़ी दूर हैं। खासकर बुरान, ये सब बेसिकली कहाँ है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है, आर्कटिक रीजन से, तो इस तरीके से तो एक बार याद रख लेना। नो, एक कंसेप्ट आता है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। ये सारा कंसेप्ट है क्या, इसको एक बार देख लेते हैं तमीज़ से। ना बेसिकली ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, बेसिकली इट्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो ह्यूमिडिटी होता है बेसिकली। अब मान लो ये एयर है, इस एयर में ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो नमी हवा में मौजूद है उसी को आर्द्रता बोलते हो, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हो। सो ये क्या होगा, ह्यूमिडिटी हो गया। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, कोई भी एयर मास, उसमें कुछ एयर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर्स है, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। अब वो कितना वाटर वेपर स्टोर कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। यानी कि एग्जांपल के रूप में अगर मैं बताऊं, ये आपकी बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी है थोड़ा बहुत, ये क्या है, पानी। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी, उस बाल्टी की कितनी लिमिट है उस पानी को भरने की, उस वो बोलेंगे हम उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, सो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, उस एयर मास की कैपेसिटी कितनी है वाटर वेपर को स्टोर करने की, होल्ड करने की। ठीक है, नाउ इसी में दो चार बातें एक्स्ट्रा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन तेज होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो एयर की कैपेसिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी और एवेपोरेशन कम होगा। अब इसको और अच्छे समझाता हूँ। ये आपके पास सॉलिड है, ठीक है, ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, और ये आपके पास गैस है। डन, सब में एक अमाउंट ऑफ मैटर है। ये मेरे पास आइस है, ये हमारे पास वाटर है, और ये पार्टी हो रही है। ये क्या है, ये वेपर्स है। ना आइस को मैंने हीट अप करा वाटर में, तो थोड़ी जगह बची, देख रहे हो आप। वाटर को और मैंने वेपर बनाया, थोड़ी और जगह बची। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने हीटअप करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी और बढ़ गई। क्या बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ी। इसी को मैं फ्रीज अप कर दूँ, टेम्परेचर कम कर दूँ, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही चीज़ लिखी है वहाँ पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगी और वेपोरेशन तेज हो जाएगा। यही सब है। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है इस समय, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो भाई एब्सोल्यूट कितना है, अच्छा ठीक है भाई, तेरे बाल्टी में 100% पानी इतना आ सकता है, बट अभी कितना है, अभी मुझे इतना पता। तो आप बोलोगे भाई अभी तो इतना ही है, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितना आ सकता है, तो इतना आ सकता है, ये क्या है, कंप्लीट ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। व्हेन एयर राइज, जब एयर राइज करेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे एयर राइज करेगी। ठीक है, सो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, नाउ ये क्या है, देखो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, एयर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, तो आपको पता है ऊपर जाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है कंपेरेटिवली। टेम्परेचर कम हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटी वापस कम होने लगेगी। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, एयर राइज करेगी तो कैपेसिटी कम होगी, इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमेशा सेम रहती है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं आता। टेम्परेचर ज़्यादा है सरफेस पे और टेम्परेचर ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, कम हो गया। तो वाटर वेपर कितना था, 50%। एयर मास कितना था, इतना बड़ा। ठीक है, वाटर वेपर कितना है, 50% है। ये रहा वाटर वेपर। ऊपर जाओगे तो कंप्रेस होगा एयर मास, ठीक है, छोटा हो गया। और वाटर वेपर कंपेरेटिवली कितना है, 75%। और ऊपर जाओगे तो वाटर वेपर कंपेरेटिवली कितना हो गया, 100%। ये हो गई कंडीशन ऑफ सेचुरेशन, जब 100% हो गया वाटर वेपर, तो इसे बोलते हैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ सेचुरेशन। और यहाँ पर आरएच मैक्सिमम हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब बताऊँगा ये है क्या, एक सेकंड बताऊँगा अभी। अभी से समझो, कंडीशन ऑफ सेचुरेशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाती है, और यहाँ पर जब मैक्सिमम हो जाएगी क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एक बात समझ लो। एयर मास की कैपेसिटी के अनुसार वाटर वेपर कितना था, 50% था। एयर मास की कैपेसिटी के अनुसार वाटर वेपर कितना था, 75% था। एयर मास की कैपेसिटी के अनुसार वाटर वेपर कितना है, 100% है। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इन रिलेशन विद एयर कैपेसिटी। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है उसके रिलेशन में जो ह्यूमिडिटी है एक्चुअल अभी प्रेजेंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होगा यानी एल्टीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वैसे कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। वैसे वैसे आरएच क्या होगा, आपको दिख रहा है, आरएच मैक्सिमम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो सेम रहेगी। क्यों भाई, कंपेरेटिवली अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है ना, बट
जो वाटर वेपर मान लो ये 10 ग्राम था, ये भी 10 ग्राम है अभी भी, ये भी 10 ग्राम है अभी भी, बट क्या हुआ, जगह नहीं बची, बाल्टी छोटी हो गई, पानी तो उतना ही रहा, कहने का मतलब वो है। तो सैचुरेटेड एयर की बात करता हूँ, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, नहीं होती है। आर एच क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है 100%। अनसैचुरेटेड एयर कौन सी होती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी तो है, मतलब ह्यूमिडिटी आ सकती है, और एक ग्राम आए चाहे 99 आए, तो यानी जीरो से लेके, जीरो के बाद और 100 से कम आर एच रहेगा हमेशा। ड्राई एयर में क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है वो 100 होती है, उसमें कोई भी ह्यूमिडिटी है ही नहीं, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जीरो है, ठीक है। नाउ टेम्परेचर एट विच एयर सैचुरेट्स उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। और इफ़ ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो वहाँ पर आइस और स्नो के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगा। वहीं अगर 100 से ऊपर है तो ड्यू पॉइंट, तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट आता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया। क्या होता है, बेसिकली ऊपर से पानी है, ठीक है, बट पानी क्या होगा, पानी कहाँ पर आकार लेगा, बीच में कुछ तो चाहिए जिसके हिसाब से वो अपना शेप बनाएगा। तो वो जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पॉल्टेंट हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, उसके अराउंड ही बनाएगा, तो उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया। विंटर्स में फॉग आप देखते हो, क्यों, टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, बल्कि आर एच क्या है, मैक्सिमम, तो वहाँ पर फॉग बनेगा। फ्रॉस्ट क्या होता है, सेम कंडीशन है फॉग की तरह, बट क्या होगा, वो ड्यू पॉइंट जो होगा उसका 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसेशन के कुछ प्रोसेस हैं, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होनी चाहिए, आर एच मैक्सिमम होना चाहिए, ड्यू पॉइंट आना चाहिए, सैचुरेटेड एयर होनी चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया होना चाहिए, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब मान लो बारिश, बारिश की बात हो रही है, बारिश में क्या होगा, आप सोचोगे तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया होना चाहिए, आपको पता है तभी तो बूंद बनेगी, ठीक है। सैचुरेटेड एयर होनी चाहिए, यस ऑब्वियसली, ठीक है। आर एच क्या, तो अगर सैचुरेटेड एयर है यानी कि आर एच क्या है, मैक्सिमम है, सीधी बात। और अगर सैचुरेटेड एयर है तो ड्यू पॉइंट ऑब्वियसली रीच कर चुका होगा वो, ठीक है, क्योंकि आर एच मैक्सिमम पे ड्यू पॉइंट आ जाता है, ठीक है, आपको पता है। एंड इसकी वजह से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी, नहीं होगी, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये है कंडेंसेशन के कुछ कंडीशंस। अब टाइप्स क्या है कंडेंसेशन के टाइप्स, क्लाउड्स, फॉग, स्मॉग, मिस्ट, हेज, वॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, ये टाइप्स है। क्लाउड तो आपको पता है बादल, फॉग क्या है, 1 किलोमीटर के कम में, ये 0 किलोमीटर सरफेस, ये ऊपर जाओगे 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर के अंदर अंदर जो बन गया उसे कहते हैं फॉग। स्मॉग, मिस्ट क्या होता है, अर्थ के सरफेस में 1 किलोमीटर तक बनेगा फॉग, 1 से 3 किलोमीटर तक बनेगा मिस्ट, ठीक है, याद रखना। सो फॉग, मिस्ट। वहीं पर हेज़ क्या है, 3 से 5, ये फॉग, ये मिस्ट, और यहाँ पर हेज़ 3 से 5 किलोमीटर में, तो हेज़ बनेगा। फिर वॉग, वॉल्केनिक फॉग जो होते हैं उसे वॉग कहते हैं। ड्यू बनता है, ड्यू तो आप जानते हो, ड्रॉपलेट्स जो ओस कहते हो वही है। फ्रॉस्ट जमा हुआ, ठीक है, तो वो सब है ना। इसके साथ साथ कुछ कंडेंसेशन, ग्राउंड पे अगर कंडेंसेशन होगा फॉग और ड्यू का, उसकी क्या कंडीशन है पूछता है। लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम कंडीशन होनी चाहिए, विंड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर नीचे क्या होगा, कम होगा, ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आर एच मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ये सब कंडीशन है। कुछ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं अभी हम। कंडेंसेशन देखा, प्रेसिपिटेशन देख लो, रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, हिल स्टॉर्म हो गया, स्लीट हो गया, SLEET, फिर ड्रिजल हो गया, विराज हो गया, ठीक है। सो आपको याद रखना है। अब रेनफॉल कब होगा, जब ड्यू पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। स्नोफॉल कब होगा, जब ड्यू पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अब ये स्नोफॉल ज़्यादा बड़े बड़े होने लगे तो उसे हिल स्टॉर्म कहते हैं, ओला पड़ने लगा पत्थर जैसा। पार्शली मेल्टेड स्नो होगी, थोड़ी थोड़ी पिघल गई है, तो स्लीट कहेंगे, ठीक है। ड्रिजल क्या होगा, हल्की हल्की बारिश होती है, बहुत हल्की हल्की बूंदा बूंदा आपको दिखता है, बहुत हल्का हल्का बूंद बूंद पड़ रहा है, इससे आप भीगोगे भी नहीं, बट हल्का हल्का मुंह पे लग रहा है, तो उसे बोलेंगे ड्रिजल, ठीक है। विराज क्या होता है, मिराज आपने सुना होगा, मिराज में क्या होता है, हाँ बारिश, मतलब पानी दिखता है बट है नहीं, ठीक है, आपने मिराज सुना होगा, डिजर्ट्स में होता है। वहीं से एक टर्म आया विराज। विराज क्या है भाई, बारिश हुई, ठीक है, बट अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर सरफेस पे हिट करने से पहले ये इवेपोरेट हो गई वापस, इसे कहेंगे विराज। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन क्या है, तो मैंने आपको बताया था वही सब है, उसके नाम है और इसके एग्जाम्पल एक जगह लिख दिए हैं ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। बाकी एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन थोड़ा देख लेना, सेम चीज़ है। नाउ क्लाउड के टाइप पूछता है, ठीक है। हाई क्लाउड्स में सर्रस, सर्रोक्यूमुलस और सर्रोस्ट्रेटस। मिडिल क्लाउड्स में ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस। देखो ऑल्टो गाड़ी कौन है, कौन चलाता है, जो आम आदमी होता है, आम आदमी कौन है, मिडिल मैन, तो वही चलाएगा, ठीक है। लो क्लाउड्स कौन से हैं, सबसे पहले याद रखो, न्यूम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटस, याद रखने, ठीक है, ठीक है, सबसे याद रखना है क्यूमुलो निम्बस, ये इंपॉर्टेंट क्लाउड है, ठीक है। एनुअल शेप बनता है, खास कहाँ पर का बनता है, 0 डिग्री पर बनता है ज़्यादातर, और साथ ही साथ साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पर बनता है, ठीक है। सो क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो कॉटन लाइक होता है, स्ट्रेटस जो होता है लेयर्ड होता है, फॉग वॉग बनता है। निम्बस जो होता है वो रेनफॉल बनता है, क्यूमुलो निम्बस होता है एनुअल शेप्ड, ठीक है। PYQ आ चुका है। हाई क्लाउड्स होते हैं वो थिन होते हैं, डू नॉट, ये जो मैं बता रहा था ना कि UPSC का एक क्वेश्चन आया था, वो आप जरूर देखना, 2023 का, जो मेरा गलत हुआ था वीडियो के स्टार्ट में, वो ये क्वेश्चन है और वो मैंने इसका आंसर लिख रखा है।
PYQs में था। सो हाई क्लाउड जो होते हैं वो थिन होते हैं और वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते ज़्यादा, बट लो क्लाउड जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसे वो अर्थ को कूल करने में मदद करते हैं, तो याद रखना, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल मतलब हीट, अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा था तो पानी हीटअप हुआ, बादल बना, बारिश हो गई। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है, ये पहाड़ है, क्या है ये है पैसिफिक ओशन, ये है एंडीज़ माउंटेन, याद आया, ये है पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ से हवा जाएगी यहाँ पर ऊपर जाएगा, मतलब पहाड़ के साथ एल्टीट्यूड पकड़ लेगा और उसकी वजह से बारिश यहीं पर हो जाएगी, यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, पैटागोनिया डेजर्ट मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर जो क्लाउड बनेंगे वो निम्बो स्ट्रेटस होंगे और इस पर बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। ये कहाँ बनते हैं, 0 डिग्री पर, तो इक्वेटर बनते हैं, प्री मानसून टाइम में इंडिया बनते हैं, हिल स्ट्रॉम के चांसेस रहते हैं, इसे ठंडा क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोनिक या फ्रंटल क्या होता है, ये वार्म विंड है, ठीक है। 60 डिग्री के आसपास आप देखोगे साइक्लोन्स बनते हैं, फ्रंटल साइक्लोन जैसे कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है, वार्म विंड है, कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड 90 डिग्री से आ रही है, वार्म विंड 30 डिग्री से आ रही है, ये 60 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली मान लो। सो वार्म विंड है तो वो ऊपर उठ गई, हल्की है, कोल्ड विंड नीचे चलेगी, वार्म विंड ऊपर चली गई और ऊपर गई बारिश हो गई, ठीक है। इसको अभी आगे देखते हैं, क्यूमुलो निम्बस और क्यूमुलो निम्बो स्ट्रेटस, इसको बेसिकली हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से साइक्लोन्स को आगे, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। नाउ हाई क्लाउड्स आर थिन एंड ऑफन डू नॉट रिफ्लेक्ट मच सोलर रेडिएशन, इसलिए कूल सरफेस, तो वही बात है जो सबसे ऊपर लिखी थी 2023 का PYQ वाला, 2022 का PYQ वाला। नाउ एयर मास, तो जैसा सरफेस होगा वैसा एयर मास बनेगा, सीधी बात। अगर सरफेस क्या है, कोल्ड है, तो एयर मास यहाँ से जो जाएगा वो कोल्ड एयर मास होगा, ठीक है। सरफेस वार्म है तो एयर मास जो जाएगा वो वार्म एयर मास होगा, ठीक है। एक होता है क्वेश्चन लेक इफेक्ट, ये आ चुका है PYQs में, तो ये क्या होता है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। लेक इफेक्ट होता क्या है और ये खासकर कहाँ पर देखा जाता है, USA में देखा जाता है, जो 5 मेन USA के मिशिगन और ये सब मैंने होम्स वाले बताए थे ना, होम्स वाली जो लेक्स हैं वहाँ पर देखा जाता है। कैसे याद रखा था, HOMES, ठीक है। सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, एरी, ओंटारियो, ठीक है। यहाँ पर सू कैनाल था, ये वेलांड कैनाल था, याद आया कुछ, नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग में करा था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, लेक इफेक्ट उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है वो आप देखो, मैंने आपको हिंट दे दी। नाउ कंडीशंस की बात करते हैं एयर मास की, डाइवर्जेंस ऑफ एयर होगा, होमोजेनस सरफेस होना चाहिए, मतलब सरफेस पे ज़्यादा विंड नहीं चलनी चाहिए, ओके। और जहाँ पर दो एयर मास टकराएंगे उसे फ्रंट्स कहेंगे, अभी मैंने दिखाया था, वार्म एयर मास ऑफ कोल्ड एयर मास। लोकेशन ऑफ फ्रंट को डिटरमाइन करने के लिए शार्प टेम्परेचर वेरिएशन होनी चाहिए उस जगह पर, मॉइस्चर का कंटेंट कम होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, खासकर विंड डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, प्रेशर चेंज होगा, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन के पैटर्न बनेंगे। ना फ्रंट देखो, कोल्ड फ्रंट क्या होता है, वार्म फ्रंट में अंतर क्या है, देखो। अगर वार्म कोल्ड विंड ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, ज़्यादा हाई प्रेशर से आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है, वार्म विंड हल्की है, तो ये धक्का मार के से उठाएगी, जब ये धक्का मार के उठाएगी वार्म कोल्ड विंड, तो ये सीधा ऊपर ऐसे उठेगा, बिल्कुल लगभग 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये जो फ्रंट बनेगा बिल्कुल लगभग सीधा बनेगा, ठीक, इस टाइप से, इस इंक्लिनेशन के साथ बनेगा। बट वहीं पर अगर वार्म विंड ताकतवर होगी और कोल्ड विंड हल्की होगी तो ये बहुत आराम आराम से ऊपर ऊपर से उठेगा ऐसे, ठीक है, लंबा जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा तिरछा, और यहाँ जो बन रहा था वो ऐसा बन रहा था। तो जो विंड ताकतवर है उसी का नाम से कोल्ड फ्रंट बन गया, यहाँ वार्म विंड ताकतवर है तो वार्म फ्रंट बन गया, ठीक है। और फ्रंट्स में डिफरेंसेस समझ गए, ठीक है। अब सुनो, कोल्ड एयर मास था एक्टिव यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव था, तो यहाँ पर कोल्ड फ्रंट था, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड फ्रंट था इसलिए क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे तो रेनफॉल क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बहुत तेज़ी से होगा। यहाँ पर ये क्लाउड ऐसे बनेंगे और यहाँ पर होंगे, मान लो ये क्लाउड बन गया, बारिश कहाँ होगी, इतने रीजन में होगी। तो कंपेरेटिवली ये 1 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर तक तो बारिश नहीं होगी, 18 मैक्सिमम होता है, बट एक आइडिया दिया मैंने, ठीक है। 150 का रेशियो है, ठीक है। वहीं कंपेरेटिवली अगर बात करूँ, ठीक है, एक सेकंड, ये 1 किलोमीटर है और ये जो है 50 किलोमीटर के आसपास का रीजन है। वहीं कंपेरेटिवली अगर मैं बात करता हूँ वार्म फ्रंट में, तो ये जो बनेगा ये 1 किलोमीटर है और ये बनेगा 400 किलोमीटर के आसपास, 1:400 का रेशियो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बनेंगे क्लाउड्स निम्बो स्ट्रेटस, प्रोलॉन्ग रेनफॉल रहेगी, वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगी और स्लो रेनफॉल रहेगी, तीनों में अंतर है। ना दो कंसेप्ट आते हैं, फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलाइसिस। क्या होता है, इजी है, हम फ्रंटोलाइसिस को ही फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं, तीनों याद रखना। कंडीशंस क्या होती हैं, साइक्लोन की कंडीशंस बेसिकली क्या होती है, आपने साइक्लोन पढ़ा होगा, मुझे बस एक छोटी सी बात समझानी थी, वो समझ लो। कंडीशंस ऑफ साइक्लोन में लो प्रेशर है, इंस्टेबिलिटी है, क्लाउड स्काई होना चाहिए, फिर कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, क्लोज्ड आइसोबार्स होनी चाहिए, इस टाइप से, ठीक, ये है साइक्लोन की कंडीशंस। वहीं पर अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात करता हूँ तो एंटी साइक्लोन में बेसिकली क्या होगा, जो आइसोबार्स होंगे वो क्लोज नहीं होंगे, ठीक है, वो ऐसे नहीं होंगे अंदर को, वो बाहर को होंगे, ठीक है, ऐसे आइसोबार्स होंगे,
ठीक है, सिंपल। एक बात समझिए, दूसरी बात ऐसे लिखना, CAC इतना याद कर लोगे, CAC याद रख लोगे, CAC इतना याद रख लोगे। इतना याद रखोगे तो ये समझोगे ये साइक्लोन है, ये एंटी साइक्लोन है। जब ये साइक्लोन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, यानी ये एंटी साइक्लोन है तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है 0 डिग्री। समझे नहीं समझे? ये 0 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। साइक्लोन्स, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज होते हैं साउथ हेमिस्फीयर में, और एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। समझे? याद करने का सिंपल तरीका क्या है, CAC सही है। एक क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो वही सब लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और आपको वो यहाँ से याद हो गया। ठीक है, डन। ओके, मोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ईस्टर्न मार्जिन से एसोसिएटेड होते हैं कॉन्टिनेंट के। ठीक है, बेसिकली जैसे मान लो ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, सो बीच में साइक्लोन बनेगा तो हिट कहाँ करेगा, साउथ अमेरिका के इस तरफ हिट करेगा, ये ईस्टर्न मार्जिन पर हिट करेगा। वहीं पर अफ्रीका में, इंडियन ओशन में बनेगा तो ये बनेगा कहाँ पर हिट करेगा, अफ्रीका के ईस्टर्न मार्जिन में इम्पैक्ट होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एक्टिव होती हैं। ये कौन सी विंड होती है एक्टिव, ये वाली विंड। ठीक है, ये ईस्ट से आ रही है, जब वो ईस्ट से आ रही है तो कौन सा मार्जिन हिट करेगी, ये मान लो अफ्रीका है हमारे, ये साउथ अमेरिका है हमारे पास, जैसे मान लो, तो ये कहाँ पर हिट करेगी, ऐसे आ रही है तो ईस्ट मार्जिन पे ही तो हिट करेगी, सीधी बात है। वहीं टेम्परेट साइकिल्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे हिट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वेस्टर्लीज है, जैसे ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये विंड ऐसे आ रही है तो ये, और ये विंड ऐसे आ रही है। मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ हिट करेगा, इस तरफ। ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा साइक्लोन कहाँ हिट करेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल्स में बनते हैं, यानी 30 डिग्री के अंदर बनते हैं, इसलिए क्या वो हिट करेंगे, ईस्ट मार्जिन पे। नो, साइक्लोन का फॉर्मेशन, टेम्परेट साइक्लोन्स बेसिकली क्या है, सो ये पूरा साइक्लोन का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मीन्स के लिए ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादातर ये मीन्स में पूछा जाता है, बट इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए है क्या, ऑक्लूजन क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो सब। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बॉम्ब साइक्लोन से बॉम्बोजेनेसिस का, इसे एक्सप्लोसिव साइक्लोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब 24 घंटे के अंदर प्रेशर बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो जाएगा, और ड्रॉप होने के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा, लार्ज इंटेंस मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स बनने लगेंगे, लो प्रेशर सेंटर में बनेगा, ब्लिजर्ड, बहुत तेज बारिश होने लगेगी, बहुत तेज थंडरस्टॉर्म होगा, ये सब होने लगता है। तो इसे कहते हैं बॉम्ब साइक्लोन, अचानक से बनेगा। ये खासकर यूएसए और कनाडा वाले रीजन्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, उस समय जब मैं नोट्स बना रहा था तो शायद ये न्यूज़ में था, जहाँ तक मुझे पता है, तो मैंने लिख लिया था। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, ठीक है, जो इंडिया में हिट करते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। अब वो है क्या, उसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, साइक्लोन आ रहा है, ये सब। ठीक है, सो कौन से क्लाउड्स बनेंगे, सिर्रो क्यूमुलस और सिरस क्लाउड। ठीक है, ना एक जो ये तो चलो ठीक है, आप कर लोगे, इसके नाम है अलग अलग। साइक्लोन इंडियन ओशन में कहते हैं, टाइफून कहाँ बोलते हैं, जापान वेस्टर्न पैसिफिक बोलते हैं, विली विली कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसी का नाम। हरिकेन्स का इसे कहते हैं मैक्सिको वाले रीजन में। फिर तो फिलीपींस में जो इसे बोलते हैं वो उसे बोलते हैं बैगुआ, सो उसको बोलते हैं BAGYO। इसका दूसरा नाम ये भी है, BAGUIOS भी बोल देते हैं, कभी बैगुआस बोल देते हैं, बैग्यो बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना। स्केल मेजर करने के लिए कौन सा, साफर सिम्पसन स्केल है। ठीक है, साफर सिम्पसन स्केल कहते हैं। ठीक है, नाउ साइक्लोन जो है बेसिकली, जस्ट सपोज करो ये साइक्लोन है। ठीक है, ये सरफेस, ये लो प्रेशर बना, लो प्रेशर, ये आई वॉल हो गई हमारी। ठीक है, ये आई होगी साइक्लोन की। ठीक है, और ये कौन से क्लाउड्स बन गए, एनवल शेप वाले क्लाउड बन गए। सो क्यूमुलोनिम्बस ये क्लाउड्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर है क्या सिस्टम, यहाँ से अलग अलग जगह से विंड आ रही है, विंड आती है तो ये घूमती घूमती जा रही है ऊपर को, और इसी के साथ साथ बारिश भी हो रही है बार बार। तो ये क्या है, मैंने भी बताया, आई है, या जो सेंटर पॉइंट है उसे बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। इस आई में क्या होगा, आई में आपको दिख रहा है कि बादल है, बादल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश होगी नहीं होगी। यहाँ पर कंपेरेटिवली आसपास के साथ साथ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काम कंडीशंस होंगी, लो प्रेशर होगा, स्टेबिलिटी होगी, कंप्रेशन एंड एयर सिंक होगी। यहाँ पर क्या होगी, हवा सिंक हो रही है, यहाँ पर हवा आ रही है। और यहाँ पर क्या विंड मिलेगी आपको, यहाँ पर विंड नहीं मिलेगी। यही कारण था जो 0 डिग्री में भी डोलड्रम्स से और विंड नहीं मिल रही थी 0 से 5 डिग्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर था, हवा ऊपर से आती है, यहाँ पर ऐसे विंड का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, ओके, सो ये 0 से 5 डिग्री के हिसाब से ही, जैसे 0 डिग्री, 5 डिग्री इतना बड़ा आई बनता है वहाँ पर। तो अगर हम नॉर्मल साइक्लोन्स की बात करते हैं तो आई में क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा, स्टेबिलिटी है, कंप्रेशन होगी, यस, हवा जो कंप्रेस होगी, काम कंडीशन है, क्लियर स्काई है, रेनफॉल नहीं होगा और टेम्परेचर होगा। बट ये क्वेश्चन आता है, कोई बंदा यहाँ पर है, ठीक है, उसको साइक्लोन हिट करता है। ठीक है, फिर वो साइक्लोन थोड़ी देर में क्या होता है, शांत हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद साइक्लोन फिर चलने लगता है, तेज़ी से हिट करता है, फिर साइक्लोन वापस शांत हो जाता है। शांत कहाँ हुआ, आई में शांत हुआ, और साइक्लोन जब गुजर गया तब शांत हो गया। ठीक है, बट
यहाँ पर क्या हो रहा है, वो साइक्लोन शांत नहीं है, ठीक है, ये समझे बात। यहाँ पर क्या हो रहा है, शांत नहीं है, यहाँ पर शांत नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधी बात है वो किसकी बात कर रहा है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे सपोज करो मेरा नाम अमन है, तो अमन इज़ फेसिंग, अमन वॉज नियर इज हाउस और वहाँ पर साइक्लोन हिट करता है, साइक्लोन हिट करता है तो सबसे पहले बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, बट कुछ देर बाद, ठीक है, बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है माहौल, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी आने के बाद अमन को क्या लगता है, अमन खेलने चले जाता है, खेलने चला गया तो वापस बारिश होने लगी, वापस घर आ गए, वापस घर आ गए तो वापस शांत हो गया। तो ये जो कंडीशन बनी, ये क्या बनी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन बनी, ठीक है। फिर क्लाउड्स मैंने बता दिया, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होंगे, यहाँ पर एयर एक्सपेंड हो रही है, बाहर जा रही है, एक्सपेंड हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है एयर, ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल होगी इस वाले रीजन में, ठीक है। और इसको बोलते हैं आई वॉल, इसको, ठीक है। और ये रहा ऊपर से एरियल व्यू, विंड्स ऐसे आती हैं, ठीक है, और ये ऐसे घूमते रहती हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। नाउ ये साइक्लोन है, कौन सा, ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बनेगा, विंड एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, CAC याद है भाई, याद रखना, ठीक है। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस होते हैं, वो सब यहाँ लिखे हैं, कहीं और देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से पढ़ लेना आराम से। जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो आपको पता होगा, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक्स थी, जो जहाँ से मैं नोट्स बनाया वन इस पेज पे है, बट आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बन चुके हैं, ठीक है। सो जेट स्ट्रीम बेसिकली पोलर जेट स्ट्रीम हो गई, और दूसरी क्या होगी, ट्रॉपिकल जेट, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल मतलब जो हेडले और फेल सेल के बीच में चले, और पोलर सेल के बीच में चले, उसे कहते हैं फेल, तो सॉरी पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। नाउ जब जेट स्ट्रीम मियंडरिंग करने लगे, मतलब ऐसे ऐसे चलने लगे, तो उसे बोलते हैं रॉसबी वेव्स, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ विद द टारगेट्स, आपने जेट स्ट्रीम के बारे में अच्छा खासा पढ़ रखा होगा, मुझे बस एक दो चीज़ें क्लियर करनी है, मैं वही क्लियर करूँगा, बाकी तो आपके पास कंटेंट है ही ऑलरेडी, ओके। नाउ ये देख रहे हो, ये जेट स्ट्रीम चल रही है आपकी, ठीक है, रॉसबी वेव्स। जब ये जेट स्ट्रीम चल रही है तो यहाँ क्या हुआ, ये एक डिप्रेशन टाइप का बना, डिप्रेशन बना, तो इसे पूरा करोगे तो ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बन जाएगा, यहाँ बनेगा क्लॉकवाइज, यहाँ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज बना तो इसके अपोजिट में सरफेस पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर क्लॉकवाइज, ठीक है। हाई प्रेशर क्यों बना, देखो क्लॉकवाइज बना वो तो समझ में आ गया, अपोजिट बना, बट हाई प्रेशर क्यों बना, क्योंकि विंड क्या हुआ, नीचे आया थोड़ा, जो वेव्स थी वो हल्की सी सरफेस के नीचे आई, एटमॉस्फेरिक सरफेस पे थोड़ा नीचे आया, यहाँ पर क्या बचा, गैप कम बचा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या लगा, ज़्यादा लगा, तो हाई प्रेशर। ये दूर हो गया तो लो प्रेशर, और ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर जो चलेगा हाई प्रेशर क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। और जो कर्व पाथ है रेस वेव्स का, इसका दो रीज़न है, कोरियोलिस फोर्स और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दूसरा रीज़न है, ठीक है। एक बात और, जो डेड स्ट्रीम की हाइट होती है वो इक्वेटर से पोल तक जाने में डिक्रीज होने लगती है, तो सीधी बात है, क्यों, आपने देखा था अर्थ के सरफेस में 18 किलोमीटर ट्रोपोपॉज है, यहाँ पर 8 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट जो जाएगी वो कम होने लगेगी, नॉर्मल बात है। नाउ अब आता है कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इससे पहले हम इससे स्टार्ट करें, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और जो जो चीज़ें याद कराने वाली थी इस टॉपिक से रिलेटेड वही बताई मैंने, ओके। कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी चाहिए, बाकी सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना ना। वर्ल्ड क्लाइमेट में कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कई बार, एंड इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए डीकंडोल का क्लासिफिकेशन है क्या, क्योंकि कोपन से पहले दिया गया था, सीधी बात है। डीकंडोल ने 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्या, वो बोलता है 30 से 30 डिग्री के बीच में मेगाथर्म नाम का रीजन पाया जाता है, जो डेजर्ट्स में अगर पाए जाते हैं तो उसे ज़ेरोफाइट्स बोल देता है वो, सेम रीजन है मेगाथर्म, और वहाँ पर अगर डेजर्ट्स पाएगा तो ज़ेरोफाइट बोलेगा। फिर 30 से 45 के बीच में मेजोथर्म बोलेगा, 45 से 60 के बीच में माइक्रोथर्म, और लास्ट में हेकेस्टोथर्म, HEKISTO, हेकेस्टोथर्म, ठीक है, ये सब टर्म्स है, ओके, याद रखना। नाउ इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो लास्ट में मैप भी बना हुआ है एक, ठीक है। इस रीजन को अच्छे से देख लेना कि यहाँ पर कौन सी रीजन कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल कहाँ पाया जाता है, ग्रीन वाला, ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन कहाँ पाई जाती है, क्या क्या है, पूरा विंड मूवमेंट के साथ मैंने सब कुछ अच्छे से बना दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। इसको ये रटना नहीं है, इसको बस फील करना है, इसको अच्छे से समझना है, बस रटने मत बैठना बस, ठीक है। और इसको अच्छे से रट लेना, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पे इक्का दुक्का क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है कि पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि समर रेनफॉल कहाँ होगा, समर रेनफॉल मेडिटेरेनियन में होगा ना, समर रेनफॉल कहाँ होगा, इन सब में होगा, मानसून में होगा यस, सवाना में होगा यस, स्टीपी में होगा यस, ठीक है, साइबेरियन में होगा यस, टुंड्रा में क्या होगा, वेरी लो रेनफॉल होगा। ये सब जो यहाँ पर बना रखे हैं वो ध्यान से अच्छे से कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। सो
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में, कोपेन ने भी क्या करा, मेगाथर्म को ए बोल दिया, ज़ीरोफाइट को बी बोल दिया, मेजोथर्म को सी बोल दिया, मैक्रोथर्म को डी बोल दिया, मैक्रोथर्म को ई बोल दिया। ठीक है, ये सब चीज़ों को उसने इन टर्म्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनके डिविजन्स के साथ साथ, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उसने ये करा, ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं जहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज जो होगा वो 18 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब सबसे कोल्ड में भी 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है। ड्राई क्लाइमेट्स क्या होंगे, जहाँ पर इवेपोरेशन तो हो रहा है बट बारिश नहीं हो रही, प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा। वार्म टेम्परेचर क्या होगा, जहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर क्या है, वार्म टेम्परेचर में वार्म टेम्परेट में कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो इसको मत पढ़ना, ये मैंने रेड कलर का जो लिखा हुआ है बस वही पढ़ना है, और बस हाईलैंड के लिए इतना पढ़ना है एलिवेशंस की वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ कोपेन ने कुछ अलग टर्म्स भी बनाए, जैसे कि एवरग्रीन और नो ड्राई के लिए एफ बनाया, समर ड्राई के लिए एस बनाया, विंटर ड्राई के लिए डब्ल्यू, मानसून के लिए एम, टी से टुंड्रा, एफ से फ्रॉस्ट, एच से हाईलैंड, और ए से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बी से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं सी एफ की बात करूँ, सी एफ मतलब क्या, सी मीन्स मेजोथर्म। ठीक है, यहाँ वार्म टेम्परेट कह लो। एफ मीन्स एवरग्रीन, सो वार्म टेम्परेट एवरग्रीन की बात हो रही है। वार्म टेम्परेट एवरग्रीन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें अगर हम बी में जाएंगे, मतलब हाई लेटीट्यूड्स में जाएंगे 30-40 डिग्री के आसपास इस टाइप से। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है। बट वहीं पर हम नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब इक्वेटर के पास जाएंगे, तो वहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अलग टर्म्स और भी हैं, डब्ल्यू एरिड, एच के लिए लो लेटीट्यूड, के लिए, सो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो उसने बनाए थे। आपको ये टर्म में आइडिया होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है, रटे होने चाहिए बेसिकली, बट ये रटने कब है, जब बाकी सब हो जाए। ठीक है, तब इसको करने बैठना, क्योंकि उससे पहले कुछ भी ऐसा करने बैठोगे तो वो सुसाइड जैसा ही होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मेरा अनुमान है कि इसमें 2 घंटे लगेंगे आपको अच्छे से रटने में, ये 2 पेजेस को रटने में। ठीक है, और रटना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, और इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो मैंने बना के रख दी हैं। ठीक है, ए से ए एफ क्या है, ए एम बन सकता है, ए डब्ल्यू बन सकता है, बी से बी एस बन सकता है, एस में भी एस एच बन, सॉरी एस एच होगा और के होगा। ठीक है, एस के होगा, सो बी एस एच बन जाएगा, बी एस के बन जाएगा, फिर बी डब्ल्यू विंटर ट्राई, सो एच बन जाएगा, बी एस बी डब्ल्यू एच इस टाइप से। ठीक है, सो ये प्रॉपर कंडीशंस के साथ बना दिया मैंने, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए बी डब्ल्यू के की बात हो रही है वो कौन सा रीजन है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, और वो रीजन आपको कहाँ से पता लगेगा, इन 2 डायग्राम से पता लगेगा। तो ये करना ना हो लगे हाथ, तो ओशियोनोग्राफी को भी निपटा ही लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 2-3 पेजेस है तो हो जाएगा। क्या करना है इसमें, आप समझो इस बात को। सबसे पहले तो कुछ कुछ टर्म्स दे रखें। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, सो ये हमारा ओशन के अंदर का सरफेस है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, इरोजनल फीचर है। फिर अगर उसमें अगर ऐसे पॉइंट ब्रेक हो जाए तो उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक। ऐसा स्लोप बन जाए कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये क्या है, राइज है, कॉन्टिनेंटल राइज। ये प्लेन एरिया तो एबिसल प्लेन। ठीक है, वहीं कॉन्टिनेंटल स्लोप में ही क्या होगा, अगर ये ऐसा गड्ढे जैसे होने लगे, ठीक है, उसे बोलेंगे सबमरीन कैनियन। ठीक है, लाइक गॉर्जेस बनेंगे। ये इरोजनल फीचर है। क्यों, कैसे इरोजन है, ऊपर नदी बह रही थी, नदी जहाँ पर टकराई पानी में तो प्रेशर के साथ टकराई और उसने वहाँ पर काटना शुरू करा, समुद्र के अंदर काटना शुरू करा इस रीजन में। ठीक है, तो वहाँ से ही बनता है, तो याद रखना। इसके अलावा कुछ कुछ ट्रेंचेस आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कार्मेटिक टोंगा ट्रेंच, रियोको ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, क्यूरल ट्रेंच, एलुशन ट्रेंच, पेरू चिले ट्रेंच। ठीक है, इनके शॉर्ट नाम्स लिख दिए मैंने। ठीक है, यहाँ पर देख लेना वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी कौन सा ओशन में, ये इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशन में। प्योर्टो रिको ट्रेंच क्या है, PR ट्रेंच बेसिकली क्या है, अटलांटिक में। इंडियन ओशन में कौन सी है, जावा ट्रेंच और डेमेंटीन ट्रेंच, ये 2 याद रखना। डेमेंटीन ट्रेंच, जावा ट्रेंच ये रहा, और डेमेंटीन ट्रेंच यहीं पर है। ठीक है, सो ऐसे याद रखने हैं। फिर कुछ कुछ जैसे हमने अभी टर्म्स देखे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो उसके बारे में क्या लिखा है, सब कुछ, स्लोप सब कुछ लिखा है। डीप सी जो याद रखना है लिखा हुआ है, ओशन डीप यहाँ लिखा है। सो जो इंपॉर्टेंट है वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यार, ये जो चीज़ है आप कोई भी कर सकता है, कोई भी टॉपर होगा, कोई भी कह देगा कि ओशियोनोग्राफी से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ना के बराबर आते हैं, बट हमारे पास समय है ना 4 महीने का। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, तो हम इसे यूटिलाइज क्यों नहीं कर लें। मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स, है ना। इसको रटने में तो 3 घंटा मैक्सिमम लगेगा। रटना भी नहीं है, बिल्कुल सही से समझना है। नोट्स ऑलरेडी बन रखे हैं, मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ, तो उससे मैक्सिमम कितना लगेगा, 3 घंटा। उस 3 घंटे में अगर मान लो 2 क्वेश्चन भी आ गए, 25-26 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन भी फंस गए, आपका तो काम हो गया ना। ठीक, ईजी क्वेश्चन है। नहीं फंसे तो अलग बात है, टाइम की लिमिटेशंस होती तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। अब टाइम तो लिमिट नहीं है ना, तो वाई वी शुड गो के इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। हम वो करते हैं ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है पढ़ना। तो इसको निपटाओ, खत्म करो। ओके, नाउ
वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन बेसिकली जब सी सरफेस में, सी के अंदर आप अंदर की तरफ जाओगे तो 500 मीटर तक क्या होगा, हल्का हल्का टेम्परेचर डिक्लाइन होगा। 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में बहुत तेज़ी से टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, उसको उसी पार्ट को बोलते हैं थर्मोक्लाइन। बाकी फिर टेम्परेचर हल्का हल्का स्टेबली डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है। ओके, नाउ ये देखो, जस्ट सपोज करो ये ईस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन है और ये वेस्ट है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका है एग्जाम्पल के रूप में, जिसमें क्या है, ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन। सो पानी का मूवमेंट इस तरीके से होगा, क्योंकि जब पानी का मूवमेंट इस तरीके से होगा तो इधर का पानी इधर जा रहा है, सिंपल बात, यही तो कहने का मतलब है। यहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है, जब इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पर वापस पानी आएगा ऐसे, सीधी बात, पानी तो अपना बैलेंस बनाएगा। तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो गया वो सारा क्या होगा, वार्म वाटर इकट्ठा हो गया, गर्म पानी, ठीक है। और यहाँ जो पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ वो कैसा स्टार्ट हुआ, कोल्ड पानी स्टार्ट हुआ नीचे से ऊपर आने वाला। तो इसीलिए अफ्रीका का वो पार्ट जो साउथ अमेरिका के बगल से गुजरता है, वहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर करंट चलती है, इसलिए डेजर्ट पाए जाते हैं। इसी केस में अगर आप इस तरीके से देखो वर्ल्ड मैप पर कि ये रहा आपका, ठीक है, मान लो साउथ अमेरिका, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये रहा एशिया, तो सपोज करो, तो ऐसे तरीके से जो चलता है नीचे से पानी ऊपर आता है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या बनता है, आपको याद है अरिका हमने पढ़ा था वर्ल्ड मैप में, अरिका चिले में डेजर्ट पाए जाते हैं। अरिका एक बहुत ही ड्राई एरिया है, ठीक है, वहीं पर आप देखोगे हमबोल्ट करंट चलती है, अभी हम पढ़ेंगे उसे, हमबोल्ट करंट आपको याद रखनी है। और हाँ, करंट से क्वेश्चन आते हैं ओशनोग्राफी में, तो मैं करंट्स का एक मैप है उसको भी अब फोटो डाल दूंगा आज, ठीक है। नाउ बाकी तो सिंपल एक्सप्लेनेटरी चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है ओशन एक मूवमेंट कैसे होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में स्ट्रीम दिख जाएगी आपको, करंट एंड ड्रिफ्ट मिल जाएगा। वर्टिकल मूवमेंट यानी इस तरीके से मूवमेंट जो होते हैं उसमें टाइड, वेलिंग और डाउन वेलिंग, सर्जेस, ये सब आपको टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। अब वेव्स कैसे फॉर्म होती है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव्स इस तरीके से चलती रहती है, पानी का मूवमेंट नहीं होता वेव्स में बस एनर्जी का मूवमेंट होता है, ठीक है, नो वाटर मूवमेंट, विंड की वजह से चलती है। फीचर्स क्या है, सर्कुलर मोशन, क्रेस्ट ट्रो मिल जाएगा, क्रस्ट ट्रो मिल जाएगा, ठीक है, तो ये सब है। फिर सर्जेस क्या होते हैं, वाटर मूवमेंट है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं नोट करी अलग अलग जगह से, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि मुझे बाद में अगर ओशनोग्राफी पढ़नी हो तमीज़ से तो मुझे कहीं नहीं और जाना पड़े, ठीक है। सो वो सब है। फिर टाइड्स क्या होती हैं, ठीक है, आपने टाइड सुना होगा, हाई टाइड, लो टाइड हो गया, ठीक है। उसमें टाइड के भी टाइप्स हो गए अलग अलग, डायग्राम्स यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, ओके। सो वो यहाँ से कर लेना, स्टार्ट करते हैं टाइड्स फिर से तमीज़ से कर लेते हैं। नो, टाइड्स जो फॉर्मेशन होता है यानी पानी का वर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है, उस वो ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी ऑफ सन, मून और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तीनों एक्ट होती हैं, ठीक है, इनकी वजह से होता है। तो टाइड जनरेटिंग फोर्स कौन कौन सी है, सन, मून और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अदर फैक्टर्स क्या है, शोरलाइन का शेप क्या है, जैसे कि बे ऑफ फुंडी में हाईएस्ट टाइड बनती है, ठीक है। अब बे ऑफ फुंडी कहाँ पर थी, आपने मैपिंग करी है मेरे साथ, बे ऑफ फुंडी। दो क्वेश्चन बताओ, ये फुंडी वाली जो बे है ये कहाँ पर है, कौन से ओशियन से बनती है, ओशियन में है, कौन से सबसे उसका नज़दीकी सी था, और कौन से उसका कॉन्टिनेंट पड़ रहा है, ये मुझे आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मिशन 100 में एनरोल्ड हो तो आपको ये मेंटल एक्सरसाइज करनी ही है, देयर इज नो अदर वे, आपको बताना ही बताना। मैं नहीं आता तो कमेंट में लिखो नहीं आता, वापस जाओ पढ़ो, आपको याद रहेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, मैं भूल गया, और भूल गया तो क्यों भूल गया, ओके। नो, फिर टाइडल करंट क्या होता है, टाइड्स अगर बेओज और एस्चुरीज के होने लगे तो उसे टाइडल करंट कहते हैं। इससे रिलेटेड टर्म है इंट्रा टाइडल लेवल। बेसिकली ज़्यादा इतना घुसने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए टाइड्स है क्या, ठीक है। फिर अगर दो हाई टाइड दो लो टाइड आने लगे तो उसे सेमी ड्यूरेनल टाइड बोलेंगे। एक हाई टाइड और एक लो टाइड आएगा, ड्यूरेनल टाइड हो गया। फिर अगर दोनों में मिक्स वेरिएशन होने लगे, मान लो दो हाई टाइड आ गई एक लो टाइड आ गई, तो उसे मिक्स करेंगे इस टाइप से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल देखो, ये रहा हमारे पास सन, ये रहा मून, ठीक है, ये पुल करेगा वाटर को अपनी तरफ, और ये यहाँ पर पुल क्यों करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रहा है ना, तो जो पानी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ होगा पानी वो कम रह जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से रहता है सिंपल, इसे कहते हैं टाइडल बल्ज कहते हैं इसे। अब पेरिकी एंड पेरीहीलियन क्या है, मोर हाई टाइड होंगे, और एपोजी एंड एपोहीलियन के फॉर्म में लो हाई लाइट लेस टाइड होंगे। एपोजी एंड एपोहीलियन कौन सी कंडीशन है, जहाँ पर अर्थ और सन और मून जो होता है वो दूर होता है, और पेरीजी एंड पेरीहीलियन पास होता है, पी से पास, पी से पेरी, ठीक है। एब क्या होता है, एब ई डबल बी, जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं। और फ्लो और फ्लड क्या है, बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लो फ्लड। जब टाइड एक्सकलेट कर रही हो वो जो समय होता है वही होता है फ्लो फ्लड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब दोनों है तो चीज़ें सेम, कि टाइम की बात हो रही है, वो टाइम जहाँ पर हाई टाइड और लो टाइड के बीच का टाइम है, तो वो बात है जब टाइड
मान लो पानी का स्तर यहाँ था और टाइड क्या होने लगा, पानी का स्तर कम होने लगा, ठीक है, ऊंचाई कम होने लगी, तो उसको बोलते हैं एब। और यही ऊंचाई का समय जब नीचे से ऊपर जाने की बात होती है, लो टाइड से ऊपर टाइड की, तो उसे बोलते हैं फ्लो या फ्लड, ठीक है। टाइडल बोर क्या होता है, इसे पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो हो गया इक्विवेलेंट क्लॉज, दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे हो गया जो ओशनिक करंट्स होती हैं वो, ठीक है, कौन सी कोल्ड वाटर करंट है, कौन सी वार्म वाटर करंट है, वो सब ना। यूएन क्लॉज की बात करते हैं तो लॉ ऑफ द सी रिलेटेड कन्वेंशन है, किसने बनाया, तो इंटरनेशनल सी वाइड अथॉरिटी ने बनाया, ठीक है, 1984 में, टू ऑर्गेनाइज रेगुलेट एंड कंट्रोल द मिनरल एक्टिविटीज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल जुरिस्डिक्शन। डिफाइन क्या करती है, राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ओशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कमर्शियल एक्टिविटीज एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ठीक है। इसके पार्ट 9 में ये लिखा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसके बाहर क्या राइट्स होंगे, कैसे हम पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको लिखा हुआ है। वही हम बात करते हैं जो डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है वो होता है नॉटिकल माइल्स, और डेप्थ के लिए यूज़ होता है टर्म वो होता है फैथम, ठीक है। नाउ सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है, देखो इंडिया इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर कोई लगून भी है, ठीक है, अगर आप देखोगे फिर ऐसे कुछ, ये मान लो हमारा वो है केरला वाला पार्ट, केरला में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मुंबई है, ठीक है, गुजरात वाला हिस्सा है पूरा इस टाइप से। तो इसमें ना बहुत सारी मतलब सीधा ऐसे स्मूथ सरफेस नहीं है कि बहुत ऐसा बना दिया बिल्कुल सीधा सीधा ना, हल्का टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस टेढ़ा मेढ़े को सबसे पहले बिल्कुल स्मूथ टाइप का माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना गया, ठीक है, ऐसा माना गया, तो जो पानी स्मूथ के अंदर रह गया उसको बोलते हैं इंटरनल वाटर, सिंपल, ठीक है। वहाँ से आगे तक 12 नॉटिकल माइल्स की जो दूरी है उसको बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। फिर 12 नॉटिकल माइल से और आगे देखेंगे तो उसको बोलेंगे कंटिगुअस जोन, ठीक है। और टेरिटोरियल वाटर से आगे 200 का जो हिस्सा है उससे बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो बेस लाइन हो गई इंटरनल वाटर वाली जो भी बताया मैंने। टेरिटोरियल वाटर में आपका एयर स्पेस आएगा, ठीक है, वहाँ से अगर कोई भी जहाज़ दूसरे देश का जाएगा तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर टेरिटोरियल वाटर सोवरेन होता है, आपका सिंपल हक होता है, ठीक है, और किसी का हक नहीं होता। कंटिगुअस जोन की बात करते हैं, इसमें सारे लॉ ऑफ द स्टेट्स चलते हैं, यानी कि जो यहाँ होगा वो यहाँ पर भी चलेगा, ऑल ऑफ द स्टेट्स, सीधी बात। और ये एयर स्पेस में नहीं आता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी लॉ नहीं चलते, बट हाँ स्टेट्स के मिनरल राइट्स रहते हैं, ठीक है, तो याद रखना। और ये शॉर्ट्स में मैंने यहाँ बना रखा है। सो और कुछ चीज़ें हैं, लेवांट टर्म रहता है, जो यूपीएससी के PYQs लेवांट टर्म पूछा था, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्रीज से रिलेटेड है, इसराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और एडजेसेंट एरिया से रिलेटेड है। सो ये सब आप पढ़ लेना एक बार, कुछ PYQs हैं वही हैं ये। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड यू आर डूइंग ग्रेट। ऐसे ही ग्रेट करते रहो। ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जो जियोमॉर्फोलॉजी थी वो कंप्लीट हो गई, नहीं फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 था वो अब कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ अब आपको आज से 2 दिन तक मिनरल्स कवर करने हैं। मिनरल्स के साथ साथ जो एग्रीकल्चर की मैंने जो वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, उसकी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, उन दोनों को अच्छे से कवर करो, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद, और इंडियन ज्योग्राफी वीडियो आपको मिल जाएगी 11 तारीख के आसपास, 11 या 12 को, ठीक है। तब तक आपको सारा कंप्लीट करना है। साथ ही साथ मैं जो भी रामसर साइट्स और इन सब के मैप्स हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।